हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो में बात करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म के एक नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक है टेंशन इन पोइट्री बाय जॉन ऑर्ले एलन टेट। एलन टेट को एक क्रिटिक माना जाता है, न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक हैं वो, और इनका पूरा नाम है जॉन ऑर्ले एलन टेट। एक अमेरिकन पोइट थे, एक एसेइस्ट थे। इन्हें पोएट लॉरेट भी बनाया गया था 1943 में। 1944 तक ये पोएट लॉरेट रहे और ये न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। जॉन पॉल, फेमस बायोग्राफर जॉन पॉल, इनका पूरा नाम है जॉन पॉल प्रिटचार्ड। इन्होंने एलन टेट के बारे में कहा है, एलन टेट्स प्रोमिनेंस अमंग द न्यू क्रिटिक्स सेट्स हिम इन अ पोजिशन नेक्स्ट रैंसम। टेंशन इन पोइट्री. Tension in poetry is taken from Tate's The Man of Letters in the Modern World Selected Essays. The Man of Letters in the Modern World Selected Essays से Tension in Poetry को लिया गया है और इस बुक को पब्लिश किया गया था 1955 में। It reveals Tate's view that a good poem is one in which the extension and the intention are in a state of tension. तो एक अच्छी पोइट्री कौन सी होती है एलन टेट के परसेप्शन से, जिसमें एक्सटेंशन और इंटेंशन दोनों हो एक टेंशन में। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सटेंसिव और डिनोटेटिव एंड इंटेंसिव और कोनोटेटिव मीनिंग्स। और एक कॉम्बिनेशन होती है ये एक्सटेंसिव और डिनोटेटिव की और इंटेंसिव और कोनोटेटिव की। एक्सटेंसिव को हम डिनोटेटिव भी कहते हैं और इंटेंसिव को हम कोनोटेटिव भी कहते हैं। ये टू टाइप्स ऑफ मीनिंग है जो कि एलन टेट ने दी थी। तो ये ऐसे जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर फर्स्ट है डील्स विद द फैलेसी ऑफ कम्युनिकेशन इन पोइट्री। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे फैलेसी, कम्युनिकेशन के लिए जो भी फैलेसी है। सेकंड पार्ट है डिफाइंस टेंशन इन पोइट्री एंड एक्सप्लेन्स इन इट्स इंपॉर्टेंस। पोइट्री में टेंशन क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे। थर्ड पार्ट है गिव्स द फाइनल एग्जाम्पल ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ टेंशन, और थर्ड पार्ट में हमें एग्जाम्पल मिलता है डिवाइन कॉमेडी का। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है डिवाइन कॉमेडी का, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है तीसरे पार्ट में। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फैलेसी ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए फैलेसी क्या होती है, इट रेफर्स टू फ्लॉ विद इन द लॉजिक और रीजनिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो एक आर्ग्यूमेंट में एक फ्लॉ को ये रेफर करती है फैलेसी। एग्जाम्पल के लिए हमें एक पोइट्री के बारे में बताया गया है, जस्टिस डिनाइड इन मैसेच्यूसेट्स। ये एक पोइट्री है जिसे लिखा है मिस मिलेने। Tate says that the poem did not clarify how the judicial execution of two migrants, Sacco and Vanzetti, इस पोइट्री में two migrants है Sacco and Vanzetti, has something to do with the rotting of crops and the general aridness in the Massachusetts. तो मैसेच्यूसेट्स में rotting of crops और general aridness से क्या लेना देना है, इस बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं है पोइट्री में। The poem is an example of the fallacy of communication. तो यही पोइट्री जो है fallacy of communication का एक एग्जाम्पल है। Obscurity है इसमें। Another example of obscurity is found in the poem The Vine. तो एक अलग obscurity दिखती है एक पोइट्री में, उसका नाम है The Vine by James Thompson। इसे लिखा है जेम्स थॉमसन ने। The language here appeals to an affective state. Affective state means emotional state. It does not have a coherent literal or implied meaning. इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। The more closely one examines the lyrics, जो कि मोर लिरिक्स से एग्जामिन करते हैं हम, इसे अगर मोर क्लोजली से एग्जामिन करेंगे द मोर ऑब्सक्योर इट बिकम्स, तो ये ज़्यादा ही ऑब्सक्योर बनती जाती है। द इमेजरी डज नॉट एड एनीथिंग टू द जनरल आइडिया ऑफ पोम। और एक और एग्जाम्पल है अब्राहम काउली की हाइम टू लाइट। Alan Tate says that both poems are failures. The Vine is failure in denotation. Hymn to Light is a failure in connotation. Two types of meaning. Denotation. सबसे पहले हम पढ़ेंगे denotation क्या होता है। The act of denoting the primary, literal और explicit meaning of a phrase or symbol. देखिए इसे डिनोटेशन को कहते हैं सरफेस मीनिंग। द वर्ड इज अ कॉन्ट्रास्ट टू कॉनोटेशन। ये कॉन्ट्रास्ट यानी कि डिनोटेटिंग के जो कॉनोटेशन है, कॉनोटेशन के अपोजिट का जो है इसे बोलेंगे डिनोटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको देखने को मिलेगा द बिल्डिंग इज ऑन फायर। तो देखिए बिल्डिंग इज ऑन फायर से क्या लगता है कि बिल्डिंग है उसमें एक फायर है, उसमें आग लगी हुई है। तो ये समथिंग एक्सटर्नल है और एक तरह से सरफेस है, मतलब इसमें थोड़ा फायर, बिल्डिंग में फायर है। अगर हम सेकंड एग्जांपल समझेंगे जो कि कोनोटेशन एग्जांपल है, उसमें मिलेगा कोनोटेशन इज द एरे ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज सजेस्टेड बाय अ वर्ड।
तो एक वर्ड से जो कि सजेस्ट किए जाते हैं इमोशंस। अब जैसे कि हम कहेंगे माय हार्ट इज़ ऑन फायर, इसमें देखिए हार्ट में फायर मतलब ये हिडन मीनिंग है, जो कि ऐसा सच में नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हार्ट में आग लगी हुई है। मतलब द फायर डज नॉट मीन एक्सटर्नल फायर, इसका मतलब एक्सटर्नल फायर नहीं है, इसमें एक इमोशन छुपा हुआ है, हिडन मीनिंग। जबकि डिनोटेशन में क्या होता है, वो एक्सटर्नल मीनिंग दिखा रहा है। होम, जैसे कि होम को लेके कहेंगे कंफर्ट, वामिथ, काफ़ी हमें होम में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, तो एक कोनोटेशन मीनिंग है। डिनोटेशन एंड कोनोटेशन अलाउज अस टू चूज वर्ड्स दैट गिव आवर पोइट्री ग्रेटर डेप्थ एंड डीपर मीनिंग। तो हमें अगर हम पोइट्री में डिनोटेशन कोनोटेशन इनका यूज करते हैं तो हमारी पोइट्री में एक ग्रेट डेप्थ आती है, एक डीपर मीनिंग निकल कर आती है। जैसे कि अगर हम होम के लिए कंफर्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी हम एक मेटाफर यूज़ कर लेंगे जो कि है होम मतलब कंफर्ट और वार्मथ मतलब होम, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे डिफाइंस टेंशन इन पोइट्री एंड एक्सप्लेन्स इट्स इंपॉर्टेंस। तो पोइट्री में टेंशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टेट हैज़ इन्वेंटेड द टर्म बाय चॉपिंग ऑफ द प्रीफिक्स इन एंड एक्स फ्रॉम इंटेंशन एंड एक्सटेंशन। तो टेंशन और टेंशन में उन्होंने दो वर्ड ऐड करे हैं, इन और एक्स, तो इसे बनाया गया है इन इंटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन रेफर्स टू एक्सटेंसिव और लॉजिकल। एक्सटेंशन क्या रेफर करता है, लॉजिकल डिनोटेटिव मीनिंग को। इंटेंशन क्या रेफर करता है, इंटेंशन रेफर करता है कोनोटेटिव मीनिंग को, पोइट्री में कोनोटेटिव मीनिंग को। A successful poem is one in which these two meanings are in the state of tension। तो एक सक्सेसफुल पोम होती है जिसमें ये दोनों ही एक स्टेट ऑफ टेंशन में होते हैं। पार्ट 3 द सिग्निफिकेंस ऑफ टेंशन, टेंशन की इंपॉर्टेंस। इन द थर्ड पार्ट ऑफ ऐसे टेट टेक्स अ टच शीट फ्रॉम डिवाइन कॉमेडी। तो टेट ने यहाँ टच शीट लिया है डिवाइन कॉमेडी से। टच शीट फ्रॉम इन्फर्नो प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ टेंशन। तो इन्फर्नो में एक टच शीट है जो कि टेंशन का अच्छा एग्जाम्पल है। डिवाइन कॉमेडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन्फर्नो, पर्गिटारियो एंड पैराडाइज। पाउलो एंड फ्रांसिस्का, फ्रांसिस्का द रेमिनी, पाउलो मेलेटेस्टा वर इलिक्ट लवर्स। ये दोनों इलिक्ट लवर थे, यानी कि अवैध लवर्स थे। जैसे कि क्योंकि फ्रांसिस्का की जो शादी हुई थी वो ये पाउलो के बड़े भाई से हुई थी और फ्रांसिस्का फिर भी पाउलो के साथ प्यार में थी। दांते मीट्स देम इन द सेकंड सर्कल ऑफ हेल। तो दांते उनसे मिलते हैं सेकंड सर्कल ऑफ हेल में। दे आर व्हीलिंग इन अ हाई विंड, द विंड इज द सिंबल ऑफ लस्ट, और विंड क्या है, लस्ट का सिंबल है। व्हेन फ्रांसिस्का स्पीक टू द पोइट द विंड डाइज डाउन। तो जब फ्रांसिस्का बोलना शुरू करती है, बोलती है, तो विंड कम होती है। शी टेल्स हिम वेयर शी वॉज बॉर्न, वह उससे बताती है कि वह कहाँ पैदा हुई थी। फ्रांसिस्का पैदा हुई थी इटली में, तो वो इटली के बारे में बताती है। द टाउन वेयर आई वॉज बॉर्न सिट्स ऑन द शोर। तो वह टाउन जहाँ मैं पैदा हुई थी वह समुद्र के किनारे पर है। विदर द पो डिसेंड्स टू बी एट पीस, जहाँ पो नदी मिलती है, बहती हुई उतरती है शांति से। टुगेदर विद द स्ट्रीम्स दैट फॉलोज हिम, उन सभी साथी नदियों के साथ जो कि पो नदी में मिलती थी, उसका पीछा करती थी। तो यहाँ जो पो नदी है इसको कंपेयर किया गया है फ्रांसिस्का से, कि फ्रांसिस्का अपने साथी 2 लवर्स थे उनके, एक उनका हस्बैंड और एक उनके साथ जो था पाउलो, तो उनके साथ वो एक नदी में बह गई, इस तरह से कुछ दिखाया। यानी कि फ्रांसिस्का जो है वो पो नदी के साथ एक मेटाफर रखती है। तो दांते पिक्चर्स द स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर एट चेजिंग द पो डाउन टू द सी। तो दांते पिक्चर करते हैं स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर को पो नदी का पीछा करते करते समुद्र में मिलते हुए। फ्रांसिस्का हैज टोल्ड दांते वेयर शी लिव्स यूजिंग लूसिड लैंग्वेज बट हैज टोल्ड हिम मोर देन दैट। तो फ्रांसिस्का ने दांते को बताया, एक साफ भाषा में बताया, लूसिड लैंग्वेज में बताया, और लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही बताया। द ट्रिब्यूटरीज दैट परस्यू रिवर बिकम्स वन विद द रिवर एज दे फ्लो इनटू इट। तो ट्रिब्यूटरीज जो कि पो नदी के साथ बह रही थी, अब वो उसके साथ बहते बहते एक हो गई है। तो देखिए इमोशंस जुड़ा हुआ है, थोड़ा कॉन्टेटिव मीनिंग छुपी हुई है, और जब वो बह रही हैं तो वो क्या है, वो एक डिनोटेटिव मीनिंग है। सिमिलरली फ्रांसिस्का हैज़ बिकम वन विथ हर लवर्स। तो फ्रांसिस्का भी अपने लवर्स के साथ एक हो चुकी हैं। इट इज़ अ विजुअल एज वेल एज एन ऑडिटरी इमेज। तो ये एक विजुअल इमेज भी है और ऑडिटरी इमेज भी है। आफ्टर द विंड अबेट्स वी हेयर द ससेशन, यानी कंटिन्यूसली विस्परिंग साउंड, नदियों का विस्परिंग साउंड सुनते हैं ऑफ द डिसेंडिंग पो, जो कि पो नदी में जो कि नदियाँ बह रही हैं, अभी भी उनका वजूद है, वो पो नदी में मिल गई हैं। तो एक कॉन्टेटिव मीनिंग है, इमोशंस है, और साथ में एक डिनोटेटिव मीनिंग भी है। तो इस तरह से जब यूज किया जाता है पोइट्री में, तो वो पोइट्री में काफ़ी अच्छा टेंशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है।
So guys, thanks for watching this video and please stay tuned with ePlanet.